नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी ये आपका पार्ट बी के रूप में स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसमें पार्ट ए में बेसिक थ्योरेटिकल और उसके अलावा अंशों और ऋण पत्रों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और उसके अलावा जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर, एट पार और प्रीमियम पर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें और सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि ये कोर्स आपका निःशुल्क एनर्जी डिपार्टमेंट की जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा 2026 वाली जस्ट आने वाली है, उसके रिगार्डिंग चलाया जा रहा है, जिसमें आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेस वसूल नहीं किया जाएगा। ये क्लासें आपको वामिका एकेडमी यूट्यूब चैनल पर डेली मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको वामिका एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद में मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर का पीडीएफ प्लस नोट्स बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये क्लासें आपको वामिका एकेडमी पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें जो भी क्लासें अब तक मैं 19 यानी 19 क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का नाम है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से हैं। तो सभी क्लासें आपको एक जगह मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अभी अभिधान किसके बारे में बात करेंगे, अधि अभिधान के बारे में बात करेंगे, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। किसके बारे में? और सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब देखते हैं और सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे कि मान के चलो आपने किसी कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर जारी किए, लेकिन जो जनता को आवेदन आमंत्रित किए गए थे वो 15,000 पे आ जाते हैं, 20,000 पे आ जाते हैं, 12,000 पे आ जाते हैं, जो भी स्थिति है, ठीक है। तो वो एक तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। अब इसमें कंपनी के सामने समस्या आती है कि जो अधिक की राशि है या अधिक और सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसका किस प्रकार से समायोजन किया जाए, किस प्रकार से राशि लौटाई जाए, उसके बारे में बात करेंगे। जब जनता को प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों से अधिक यानी संख्या में ऋण पत्रों के लिए आवेदन किए जाते हैं, तब इस निर्गम को अधि अभिधान कहते हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। एक कंपनी हालांकि उस मात्रा या संख्या से अधिक ऋण पत्र आवंटित नहीं कर सकती है जिन्हें अभिधान आमंत्रित किया गया है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि आपने 10,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया है, तो आप मैक्स टू मैक्स 10,000 ऋण पत्रों का ही अलॉटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अधि अभिधान पर प्राप्त की गई अधिकतम राशि यद्यपि आवंटन में समायोजन के लिए रोकी जा सकती है, यानी अगर कोई राशि एक्सेस है तो उसको आवंटन यानी अलॉटमेंट की अमाउंट का एडजस्ट करने हेतु उसको रोका जा सकता है और संबंधित मांग की जा सकती है, लेकिन आवेदक से प्राप्त की गई वह राशि जिस पर ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें वापस की जाएगी। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने मान के चलो काफ़ी डिवेंचर परचेज किए हैं, अब उसमें से उसको प्रत्येक डिवेंचर का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, तो जो भी आदि की राशि है वो जो उसको अलॉटमेंट किया गया है उसके लिए उस राशि को रोका जा सकता है, और इससे डिवेंचर आवेदनकर्ता जिनको बिल्कुल ही आवंटन नहीं किया गया है तो उनको संपूर्ण राशि लौटा दी जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक्स लिमिटेड ने किसी ने एक्स लिमिटेड ने 40 रुपये आवेदन पर किस पर एप्लीकेशन पर 40 रुपये मांगे, तो 60 यानी 60 रुपये आवंटन पर दे रखते हुए प्रति ऋण पत्र यानी 100 रुपये का ऋण पत्र है, 10,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है या इशू किया है, यानी 10% ऋण पत्र है। यानी इसका कहने का तात्पर्य 10%, 8%, 15% जो भी लिखा होता है, इस पर एक निश्चित दर से ब्याज देना होता है, वार्षिक या अर्धवार्षिक। जनता ने 14,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किए, यानी 4,000 एक्सेस हो गए। 9,000 ऋण पत्रों के लिए पूर्ण आवेदन स्वीकृत किए गए, यानी 9,000 ऋण पत्र जो भी एप्लीकेंट थे उनको अलॉटमेंट कर दिया गया है और बाकी के अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अब इसमें देर का है प्रोरेटा, यानी अनुपातिक रूप से इनका समायोजन किया जाएगा। तो 2,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदनों पर 1,000 ऋण पत्र आवंटित किए गए हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2,000 ऋण पत्र आवेदित किए थे उनको केवल 1,000 ऋण पत्रों का अलॉटमेंट किया गया है। शेष आवेदनों को अस्वीकार या रिजेक्टेड कर दिया गया है। सारी राशि यथानुसार प्राप्त हो गई है। इन लेन देनों की रोजाना मचा जनरल में प्रविष्टियां देनी है। अब वो किस प्रकार से देनी है और किस प्रकार से राशि का कैलकुलेशन या कैलकुलेट की जाएगी राशि, वो देखते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन पर तो आपके 40 रुपये मांगे जाएगा और अलॉटमेंट पर 60 रुपये मांगा जाएगा, और 100 रुपये ईच आपका डिवेंचर है। टोटल 10,000
के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और 14,000 आवेदनकर्ताओं ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाला है। और इसके अलावा 9,000 डिवेंचर का पूर्ण अलॉटमेंट हुआ है और बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। और ऐसे आवेदनकर्ता जिन्होंने 2,000 के लिए आवेदन किया था उनको 1,000 डिवेंचर अलॉटेड किए गए हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से एप्लीकेशन मनी आई है, तो आपके यहाँ पे बात कर रहे हैं कितने, यानी 14,000 व्यक्तियों ने आवेदन आमंत्रित किया गया है और एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा जा रहा है, 40 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 5,60,000। कितने हो जाएगा, 5,60,000 रुपये आपको एप्लीकेशन पर प्राप्त हो गया है। यानी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 14,000 डिवेंचर्स के लिए है, तो 5,60,000 रुपये ये इस प्रकार से आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें यह बता रखा है कि डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, एक्सिस एप्लीकेशन मनी क्रेडिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्शन एप्लीकेशन। ठीक है, यानी इसमें से जो आपको एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त हुआ था वो 5,60,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। फिर इसमें से डिवेंचर अकाउंट में आपको जो 10,000 डिवेंचर के लिए 10,000 डिवेंचर जारी किए गए थे उन पे एप्लीकेशन का पैसा कितना प्राप्त होना आपको, 4 लाख, यानी 10,000 इंटू एप्लीकेशन 40 है तो 4 लाख रुपए ये आ गया। फिर है टू डिवेंचर अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट के बारे में बात करें तो ये 40,000 रुपये किस प्रकार से आया आपका, 40,000 आया है कि 2,000 आवेदनकर्ताओं को 1,000 डिवेंचर अलॉटेड किए जाएंगे, तो 2,000 है आपका, 40 रुपये आवेदन पे है, तो 80,000 रुपये का आपको पैसा प्राप्त हुआ है। वो करना कितना है आपको, 1,000 इंटू 40। ठीक है, यानी 40,000। तो ये जो एक्सेस राशि है आपकी 40,000 ये आपको एडजस्टेड करनी होगी। और बाकी का जो राशि है टू बैंक अकाउंट बाकी है आपकी, यानी 1,20,000 रुपये। कितना है, 1,20,000 रुपये, यानी 3,000 शेयर्स है आपके, 3,000 शेयर्स को 3,000 डिवेंचर्स को पैसा वापस लौटाना होगा, तो 3,000 इंटू 40 कर देंगे तो आपका 1,20,000 रुपया रिटर्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये राशि आपकी आई है। नेक्स्ट बात करें, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट है, यानी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन, यानी अलॉटमेंट की राशि आपके 60 रुपया है कि कितने शेयर्स के लिए है, डिवेंचर्स के लिए है, यानी 10,000 डिवेंचर्स के लिए आपका 6 लाख रुपया अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा कितने, 6 लाख से। नेक्स्ट बात करें, अब आपको रिसीव करना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करनी है आपको। ठीक है, तो 40,000 रुपया आपका जो डिवेंचर अलॉटमेंट किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा, 40 पहले प्राप्त हो गए थे, फिर बचे आपके 5,60,000 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से राशि आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अब ये देखना है आपको कि रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के लिए किस प्रकार से डिवेंचर्स का इशू किया जाता है। अब सामान्यतः जो डिवेंचर्स जारी किए जाते हैं वो केस के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन यदा कदा कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, संस्था से जो असेट्स परचेज की जाती है उसके बदले भी डिवेंचर्स उस कंपनी या संस्था को जारी कर दिए जाते हैं। अब इसको देखते हैं, यानी कभी कभी कंपनी विक्रेताओं से, यानी जो वेंडर्स होते हैं, कंपनी विक्रेताओं से परिसंपत्तियां असेट्स खरीदती है और रोकड़ भुगतान करने की अपेक्षा प्रतिफल के लिए ऋण पत्र जारी कर देती है। इस प्रकार के ऋण पत्र निर्गमन को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर निर्गमित ऋण पत्र कहते हैं। इन मामलों में ऋण पत्र के सममूल्य पर, यानी अब इस प्रकार से जो संपत्ति परचेज की जाती है ऋण पत्रों के बदले, तो ऋण पत्र एट पार या सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर भी इनको जारी किया जा सकता है, जिस प्रकार से पहले पार्टी में बात कर चुके हैं। इसके बाद ऐसी स्थितियों में डाली गई प्रविष्टियां ठीक वैसी ही होती है जो कि रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु अंशों के लिए की जाती है, जो कि निम्नलिखित होती है। अब कौन कौन सी एंट्रीज होती है देखते हैं, यानी ऑन परचेज ऑफ असेट्स, जो आपने असेट्स से डिवेंचर्स के बदले खरीदी है, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स आ जाएगा, यानी सन्ड्री असेट्स में जो भी आपने असेट्स खरीदी उसका नाम आ जाएगा, वेंडर्स एंड विक्रेता का नाम आ जाएगा और राशि आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर का आप इशू करेंगे इनके बदले पे, किसके संपत्तियों खरीदने के बदले पे डिवेंचर इशू करेंगे, अगर सममूल्य पे कर रहे हैं, एट पार यानी सममूल्य। एंट्री होगा आपकी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट है, अगर प्रीमियम पर आप जारी कर रहे हैं डिवेंचर्स को,
एंट्री हो गया आपके डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसे मान के चलो आपने 50,000 की संपत्ति परचेज की है, ठीक है। अब यहाँ पे वेंडर्स में एट प्रीमियम पे कर रहे हैं आप, तो वेंडर्स में जो प्रीमियम राशि है वो वेंडर्स संपत्ति का मूल्य प्लस प्रीमियम की राशि इंक्लूड हो जाएगी, और डिवेंचर्स जो आपने संपत्ति खरीदी है वो आ जाएगी टू में, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है अगर आपने डिस्काउंट पे डिवेंचर जारी किए गए हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितना आपने बटा दिया है, और टू डिवेंचर अकाउंट टोटल राशि आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन, यानी जो डिवेंचर्स होते हैं उनका समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है वो देखते हैं। यानी जब एक कंपनी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण या अधिविकस प्राप्त करती है, यानी ओवरड्राफ्ट प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में समपार्श्विक प्रतिभूति को प्राथमिक प्रतिभूति की तुलना में सहायक अथवा अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए कंपनी अपनी कुछ परिसंपत्तियों को उपयुक्त ऋण प्राप्ति हेतु रक्षित ऋण के रूप में बंधक अथवा गिरवी रख सकती है। यानी जो कुछ असेट्स होती है उसको जो ऋण दिया जाता है उसके रिगार्डिंग मॉर्गेज रख सकती है, किंतु ऋणदाता संस्थाएं संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अधिक परिसंपत्तियों के लिए आग्रह कर सकती है ताकि ऋण की राशि की पूर्णतः वसूली हो सके। यदि प्राथमिक प्रतिभूति के विक्रय से ऋण की राशि का पूर्ण भुगतान संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी स्वयं के ऋण पत्रों का निर्गमन पहले से बंधक परिसंपत्तियों सहित ऋणदाता को करती है। ऐसी निर्गमन को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें यानी यदि कंपनी ब्याज सहित ऋण या कर चुकाने पाने में असफल रहती है या डिफॉल्ट रहती है तो ऋणदाता प्राथमिक प्रतिभूति को बेचकर ऋण वसूल पाने के लिए स्वतंत्र होता है, और यदि प्राथमिक प्रतिभूति की बिक्री पर प्राप्त राशि ऋण राशि को पूरा करने में कम पड़ जाती है तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार है कि वह संपार्श्विक प्रतिभूति को भुना सकता है, जिसके लिए ऋण पत्रों को मोचन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है या खुले बाजार में बेचा जा सकता है। अगर कंपनी द्वारा पैसा नहीं चुकाया जाता है तो जो वित्त उपलब्ध करवाती है जो भी संस्था, उसको पूरा राइट्स होता है या अधिकार होता है कि जो भी संपत्ति मॉर्गेज रखी गई है उसको बेचा जा सकता है या बुनाया जा सकता है या खुले बाजार में उसको स्वतंत्र रूप से बेचा जा सकता है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों के निर्गमित करने की कंडीशंस कौन कौन सी है, यानी जो डिवेंचर्स है उनको इशू करना है तो उसके रिगार्डिंग जो कंडीशंस होती है वो कौन कौन सी है देखते हैं इसको। जब एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इनमें प्राय वे शर्तें निहित होती है जिन पर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के समय ऋण पत्र मोचित किए गए हैं या शोधित किए गए हैं। ऋण पत्रों के मोचन से आज से ऋण पत्र धारक को ऋण पत्र का परिशोध न करने के द्वारा ऋण पत्र खाते से दायित्व मुक्ति होती है। ऋण पत्रों को सममूल्य पर या प्रीमियम पर मोचित किया जा सकता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो डिवेंचर्स होते हैं उनको सममूल्य पर यानी एट पार एट प्रीमियम पर इनका परिशोधन यानी पैसा वापस लौटाया जा सकता है, और कभी भी डिस्काउंट पर इनका शोधन नहीं किया जा सकता है। किस पर? डिस्काउंट पर ऋण पत्रों का कभी शोधन नहीं किया जा सकता है। निर्गमन एवं मोचन के नियम एवं शर्तों को देखते हुए निम्नलिखित 6 परिस्थितियां सामान्यतः व्यवहार में आती है। इन 6 सिचुएशन क्रिएटेड होती है वो कौन कौन सी होती है, उनकी एंट्री किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। 6 परिस्थितियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। यानी शोधन के बारे में बात करें यहाँ पे तो सममूल्य पर आपने निर्गमन किया है और सममूल्य पर ही आपने मोचन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बट्टे पर आपने निर्गमन किया है, सममूल्य पर मोचन किया है। फिर स्थिति बढ़ेगी प्रीमियम पर आपने निर्गमन किया है, सममूल्य पर मोचन किया है। फिर सममूल्य पर आपने निर्गमन किया है, प्रीमियम पर आपने मोचन किया है। फिर बट्टे पर आपने निर्गमन किया है, प्रीमियम पर आपने मोचन किया है। फिर प्रीमियम पर आपने निर्गमन किया है और प्रीमियम पर आपने मोचन किया है। उपयुक्त 6 मामलों में ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए रोजाना मास्टर पृष्ठा निम्नलिखित की जाएगी। जनरल में इस प्रकार से एंट्री की जाएगी। अब इसको देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट है इशू एट पार एंड रिडेम्बल एट पार, यानी सममूल्य पर ही आपने जारी किया है और सममूल्य पर आप परिशोधन कर रहे हैं तो इस संबंध में कंपनी को किसी प्रकार से कोई लॉसेज नहीं होता है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, एंड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री हो जाएगी। फिर है अलॉटमेंट करेंगे आप डिवेंचर का तो एंट्री होगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर से आ जाएगा, ठीक है। ये स्थिति इस प्रकार से होगी तो इसकी एंट्री ऐसे होगी। नेक्स्ट आपका यानी फर्स्ट स्थिति देख चुके हैं। सेकंड सिचुएशन है वो है इशू एट ए डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट पार, यानी आपने इसको बट्टे पर तो आपने निर्गमन किया है और सममूल्य पर आप इसका परिशोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस संबंध में कंपनी को लॉसेज होगा, ऊपर वाली स्थिति में किसी प्रकार का कोई लॉसेज नहीं है। और जो सेकंड नंबर की सिचुएशन है उसमें आपने बट्टे पे जारी किया है और उसको आप सममूल्य पर बुना रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें लॉस होगा। तो एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा।
और फिर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट ए डिस्काउंट कर रहे हैं आप, तो एंट्री होगी इसकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, जो डिस्काउंट दिया वो आ जाए डेबिट हो जाएगी, टू डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर की स्थिति है आपकी एन इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, यानी आपने प्रीमियम पर तो इश्यू किया है और सममूल्य पर इसका निर्गमन कर रहे हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट है, तो इसकी एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ जाएगा, और अलॉटमेंट करेंगे डिवेंचर्स का एट ए प्रीमियम पर करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा, यानी सीआर हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के लिए प्रॉफिट है। चौथी सिचुएशन है आपकी इशू एट पार एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम, यानी हमने सममूल्य पर इसको जारी किया है और प्रीमियम पर इसका परिशोधन कर रहे हैं, एक तरह से लॉसेज है, तो राशि प्राप्त करने की एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, और अब इसका आप परिशोधन कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसमें एंट्री होगी आपके पास, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर हो जाएगा लॉसेज और इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी आप जो भी लॉस हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर का वो आ जाएगा, यानी विथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी अब लॉस कितना हो रहा है, जो ये राशि इस प्रकार से आएगी, जो आप रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पर, जो प्रीमियम चुका रहे हैं वो राशि यहाँ पे लॉस के रूप में डेबिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, यानी विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू क्या है वो आ जाएगी, और लास्ट में आपका टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, विथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो भी राशि है वो आ जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रेडीमेड एट प्रीमियम, ठीक है, चार सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है, पांचवी देखते हैं, यानी इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर चल रहा है आपका, जिसमें पांचवी स्थिति आपकी इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी बट्टे पर, किस पर, बट्टे पर आप इन बट्टे पर यानी इस बट्टे पर निर्गमन कर रहे हैं और प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन कर रहे हैं, तो एक तरह से लॉसेज है, तो सेम एंट्री रहेगी, बैंक एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी एन अलॉटमेंट और डिवेंचर एट ए डिस्काउंट एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम, तो एंट्री होगी आपकी इसमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर लॉसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, तो इसमें जो राशि आएगी विथ डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी इसमें दोनों राशि आ जाएगी आपकी, यानी जो भी आपने डिस्काउंट पर इसको इश्यू किया है प्लस जो भी प्रीमियम पे इसको रिडम्पशन किया है वो राशि आएगी, टू डिवेंचर आ जाएगी जिसमें विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर की आ जाएगी, फिर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा विथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी परिशोधन पर जो प्रीमियम दिया है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट सिचुएशन देखें, तो इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्बल एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर ही आपने जारी किया है और प्रीमियम पर ही आप इसका परिशोधन या पैसा चुका रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, तो एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने की सेमेट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा, और फिर आपका जो परिशोधन होगा उसमें होगी डिवेंचर यानी अलॉटमेंट पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, फिर लॉसेज ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, यानी विथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली राशि आएगी, फिर टू डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर की आ जाएगी, फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा विथ प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम जो भी आपने निर्गमन पर प्राप्त किया था वो आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, यानी विथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर आपने जो प्रीमियम चुकाया है वो आ जाएगा, यानी यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम की निर्गमन की अलग राशि आएगी और रिडम्पशन या परिशोधन की अलग राशि आ जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से 6 एंट्री है इनकी, इस प्रकार से एंट्री की जाएगी। अब इसमें टिप्पणी दे रखी है, नोट दे रखा है, वो देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है, यानी जब टिप्पणी फर्स्ट देखें, टिप्पणी नंबर फर्स्ट है, जब ऋण पत्रों का प्रीमियम पर मोचन किया जाता है तो देय प्रीमियम की राशि को ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाते के नाम पक्ष को लिखते हैं, ध्यान रखना है कि जब डिवेंचर्स का प्रीमियम पर इनका शोधन किया जाता है तो देय प्रीमियम की राशि को ऋण पत्र निर्गम पर हानि खाते के नाम पक्ष को लिखते हैं, क्योंकि एक तरह लॉसेज है, प्रीमियम दे रहे हैं आप परिशोधन पर। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमन एवं प्रीमियम के साथ मोचित किया जाता है तब बट्टे की राशि को भी ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि खाता के नाम पक्ष को लिखा जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जब ऋण पत्रों का निर्गम बट्टे पर किया जाता है तो सममूल्य पर मोचित किया जाता है तब भी राशि सामान्यतः ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाते के नाम पक्ष की ओर लिखा जाता है, यानी जो भी लॉसेज होता है वो डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर टिप्पणी,
मोचन पर प्रीमियम कंपनी की भविष्य में देय देनदारी होती है, यानी लायबिलिटी होती है। यह एक प्रावधान है, प्रोविजन है, और इसे शीर्षक यानी कि शीर्षक के अंतर्गत इसको शो किया जाता है गैर चालू दायित्व। किसके अंतर्गत? यानी गैर चालू दायित्व में उप शीर्षक दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स के अंतर्गत तब तक दर्शाया जाता है जब तक कि ऋण पत्रों का मोचन नहीं हो जाता है या इनका रिडम्पशन नहीं हो जाता है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण है, ऋण पत्रों पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है। यानी स्वाभाविक है कि ऋण पत्रों का मुख्य उद्देश्य कंपनी की जो दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने हेतु डिवेंचर जारी किए जाते हैं। अब जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको जो राशि कंपनी को दी जाती है उसके बदले में एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, वो डिवेंचरों पर अंकित होता है, 8%, 10%, 12%, 15% जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ब्याज दिया जाता है, और ये निश्चित दर से वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है। चाहे कंपनी को पर्याप्त लाभ हो या नहीं हो, या कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो, तो भी कंपनी को डिवेंचर होल्डर को ब्याज देना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यानी जब एक कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो वह एक बाध्यता के अंतर्गत आती है कि आवधिक तौर पर, यानी जैसे वार्षिक या अर्धवार्षिक, स्थिर ब्याज का भुगतान करती है, बशर्ते कि ऋण पत्र का शोधन न हो। यानी जब तक ऋण पत्र का शोधन नहीं होता तब तक उसको ब्याज निश्चित दर से देना होता है। ये प्रतिशत उस ऋण पत्र के नाम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि 8%, 10% जो भी है, जैसे ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उस पर निश्चित दर लिखी होती है। अगर 8% लिखा है तो 8% दर से ब्याज देना होगा, 10% लिखा है तो 10% के हिसाब से ब्याज देना होगा। और देय ब्याज का परिकलन ऋण पत्र के साधारण मूल्य पर होता है, यानी जो साधारण मूल्य होता है उस पर होता है। यानी 100 रुपये का है, अगर आपने डिस्काउंट पर उसको जारी किया है तो 90 रुपये पर आप ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, आप ब्याज देंगे 100 रुपये पे, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे डिस्काउंट पे हो, चाहे एट पार पे हो, जो साधारण मूल्य होता है उस पर आपको निश्चित दर से ब्याज देना होता है। ऋण पत्रों में दिए जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति प्रभार होता है और उसे निश्चित रूप से चुकाया जाता है, चाहे फिर कंपनी को लाभ हुआ हो या नहीं। आयकर अधिनियम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को निश्चित रूप से ऋण पत्रों पर देय ब्याज से आयकर काटना चाहिए। यानी जो भी प्रॉफिट होता है, इनकम टैक्स रूल होता है जो प्रतिवर्ष बजट में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दरें इनकी चेंज होती रहती है। तो जो भी वित्तीय वर्ष है उसमें जो सरकार द्वारा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो दरें निर्धारित की जाती है, लिमिट निर्धारित की जाती है, उसी के हिसाब से टीडीएस एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज काटना होता है और सरकार के राजकोष में संबंधित कंपनी को जमा कराना अनिवार्य होता है। तो आयकर काटना चाहिए यदि वह निर्धारित सीमा से अधिक बनता है। ठीक है, इसे स्रोत पर आय की कटौती अर्थात टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेज कहा जाता है और इसे कर प्राधिकरण के पास यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराया जाता है। बेशक ऋण पत्र धारक उस राशि को अपने बकाया करों के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। यानी जो ऋण पत्र धारक है अगर उसकी कोई बकाया अमाउंट है तो उसके समायोजन के लिए भी उस ब्याज का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है उसकी किस प्रकार से एंट्री होगी और पेमेंट करने की किस प्रकार से एंट्री होगी और इनकम टैक्स काटने की किस प्रकार से एंट्री होगी, टैक्स सरकार में जमा कराने की, टैक्स सरकार में जो जमा करवाया जाता है उसकी किस प्रकार से जनरल प्रोसीजर को देखते हैं। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन कनेक्शन विद द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, यानी जब पहली स्थिति है यानी ब्याज देय हो, क्या हो, ब्याज देय हो, उस समय क्या प्रविष्टि होगी। डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, जैसे आपको 10 लाख एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपए का ब्याज देना है। ठीक है, जिसमें इनकम टैक्स आपका 20,000 रुपये का इनकम टैक्स एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, 20,000 रुपये इनकम टैक्स हो गया और बाकी पैसा है वो 80,000 रुपये डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाएगा और 20,000 रुपया है जो सरकार के राजकोष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर एंड टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेज। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। यानी जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट करना है, किस प्रकार से करना है, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जो आपका 80,000 आया वो पेमेंट आप कर देंगे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। फिर थर्ड नंबर की एंट्री है ऑन ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी जो भी इंटरेस्ट आपने दिया है वो एक तरह से खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको डेबिट कर देंगे, तो इसमें मेरी एंट्री होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट से ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट कर देंगे। फिर चौथी नंबर की आपकी एंट्री हो जाएगी यानी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्सेज टू द गवर्नमेंट। यानी जो भी आपने टैक्स काटा है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा है 20,000 रुपये आपने टैक्स काटा है, 20,000 रुपये को
आपको सरकारी राजकोष में जमा करवाना होगा। तो इसकी प्रविष्टि होगी इनकम टैक्स से पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। नेक्स्ट है ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा हानि का एप्लीकेशन किस प्रकार से किया जाता है। यानी जो ये अच्छा पॉइंट है, यानी जो आपने डिवेंचर्स जारी किया है उस पर जो बट्टा आपने दिया है, डिस्काउंट दिया है, जो लॉसेज हुआ है उसका राइट ऑफ किस प्रकार से आपको करना है और किस अवधि में करना है उसके बारे में बात करें। तो ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा अथवा हानि एक पूंजीगत हानि है, यानी क्योंकि एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है तो डिस्काउंट दिया जाता है, वो एक तरह से लॉन्ग टर्म का लॉसेज होता है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि ऋण पत्रों पर निर्गमन पर जो बट्टा दिया जाता है या हानि होती है वो पूंजीगत हानि है या आयगत हानि है, तो आपको बताना है कि पूंजीगत हानि है। और इस राशि को निर्गम वर्ष के दौरान ही, यानी जो राशि है निर्गम यानी जो भी जो आपका वित्तीय वर्ष है निर्गम वर्ष के दौरान ही अप्लिकित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के बट्टे अथवा हानि का अप्लिकेशन प्रतिभूति प्रीमियम संचय से किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा दिया जाता है, हानि होती है, तो उसका राइट ऑफ एप्लीकेशन किस खाते से किया जाता है और संबंधित वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य है। और जो खाता होता है वो होता है प्रतिभूति सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, किसे किया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। यदि पूंजीगत लाभ विद्यमान नहीं है, यह महत्वपूर्ण है, अगर पूंजीगत लाभ है यानी कैपिटल प्रॉफिट अगर व्यापार में विद्यमान नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष के आगम लाभों में से अप्लीकेशन किया जाता है, यानी जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से इनका अप्लीकेशन किया जाता है। इसकी जो प्रविष्टि होगी वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। अगर पूंजीगत लाभ पर्याप्त है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर पूंजीगत लाभ पर्याप्त नहीं है तो जो आगम लाभ होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं, उनसे इनका राइट ऑफ किया जाएगा। तो इस संबंध में जो प्रविष्टि होगी, प्रविष्टि हो जाएगी आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यानी ये जैसे आपका 20,000 रुपये आपने बटा दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप एक पूंजीगत लाभ है तो 10,000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लेंगे। अगर फिर आपका 10,000 रुपये बाकी बचा है, अगर वहाँ पे पूंजीगत लाभ पर्याप्त नहीं है तो आपको आगम लाभ या प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट को डेबिट करना होगा, 10,000 रुपये यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, पार्ट ए और पार्ट बी में, जिसमें पार्ट ए में उसका बेसिक मीनिंग और शेयर एंड डिवेंचर्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, और जो इनका निर्गमन किया जाता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, उसके बारे में बेसिक प्लस थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। और पार्ट बी में जो संपार्श्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए डिवेंचर किस प्रकार से जारी किए जाते हैं उसकी एंट्री और परिशोधन के रिगार्डिंग जो एंट्री की जाती है, ठीक है, वो उसके बारे में बात कर चुके हैं। और जो ब्याज के लिए जो कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके लिए बात कर चुके हैं, और इनका राइट ऑफ किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आपका जो इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये आपके 20वें नंबर की क्लासेज चल रही है, तो ये क्लासें आपको वामिका एकेडमी पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, JVNL जूनियर अकाउंटेंट क्लासेस के नाम से हैं, तो सभी वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे, तो आप वहाँ जाकर पूरी क्लासें हैं उनका आनंद आसानी से उठा सकते हैं। थैंक यू।